अगर ये वाला मसला ना होता तो उनकी वजह से रिपोर्ट क्वालिफाई होता है। जैसे स्टॉक की एनआरवी चेकिंग, स्टॉक की अभी आप पढ़ते हैं ना पूरा पैराग्राफ। तीसरा मसला क्या है कि डेटर्स की प्रीवियस स्टैंडिंग, समझ गए। अगर ये ना होता तो बी और सी की वजह से आपने अपनी रिपोर्ट को, इसका मतलब ये मटेरियल मैटर है। इसका मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड कहता है बेशक आपने अपनी रिपोर्ट को रिवर्स कर दिया किसी एक मैटर पे, लेकिन कुछ और मैटर्स भी हैं। अगर ये पहले वाले मैटर ना होता तो इनकी बेस से रिपोर्ट को क्वालिफाई करते। क्यों क्वालिफाई करते? मटेरियलिटी की वजह से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है बेशक इन दो मैटर्स को लिखने से इस रिपोर्ट पे इफेक्ट, ओपिनियन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओपिनियन अभी भी एडवर्स है, पहले भी एडवर्स था, नहीं पड़ा ना सर। स्टैंडर्ड कहता है फिर भी आपने इसको, फिर भी इन मैटर्स को लिखना है लोगों के इंफॉर्मेशन की। खाली कोई कैसे मैंने हरकत नहीं की, इन्होंने स्टॉक्स भी गलत किया, इन्होंने डेटर्स भी गलत किए, इन्होंने ग्रेजुएटी भी गलत किया, लोगों को पता लगेगा, पब्लिक को पता लगेगा, स्टेक होल्डर्स को पता लगेगा। कंफ्यूजन नहीं थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनें। किसी एक मैटर की वजह से, इस मैटर की वजह से आपने अपनी रिपोर्ट को रिवर्स कर दिया या अपनी रिपोर्ट को डिस्क्लेम कर दिया। मैं केस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पहला केस क्या था, आपने अपनी रिपोर्ट को रिवर्स कर दिया, किस वजह से? गोइंग कंसर्न की वजह से। कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं थी, फिर भी अपने को गोइंग कंसर्न बेसिस बना दिए। तो ये एक मसला, पॉइंट नंबर 1 काफ़ी है आपकी रिपोर्ट को रिवर्स, आपने अपनी रिपोर्ट रिवर्स कर दी, ए लिख दी। लेकिन जब आप आगे चले गए, आपको लगा इन्होंने स्टॉक में गड़बड़ की, स्टॉक की एनर्जी नहीं की, डेटर्स की प्रीवियस स्टैंडिंग नहीं की, और ये दोनों इतने बड़े मसले हैं। अगर ये ना होता तो इनकी वजह से मैं रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहा था। अब आप क्या करें रिपोर्ट को एडवर्स, किसकी वजह से? ए की वजह से। बी और सी लिखें ना लिखें, ओपिनियन पैराग्राफ में फर्क नहीं पड़ा ना। स्टैंडर्ड कहता फिर भी आपने बेसिस वाले सेक्शन में ये दो मैटर्स लिखने हैं, दैट वुड हैव अदरवाइज फोर्स द ऑडिटर टू क्वालिफाई दिस रिपोर्ट। जिन्होंने अदरवाइज क्या करना था, आपकी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना था, वो मैटर हमें फिर भी लिखने हैं। याद रहेगा? अच्छा, ये एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं जब प्राइवेसी इफेक्ट होता है, किसका? मिसस्टेटमेंट का। अच्छा, अगर आप कर रहे हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एज्यूम करते हैं आप अल्फाबेट स्टोर ऑडिट करने के, वो कहते हैं स्टॉक्स चेक नहीं करते हैं। अब स्टॉक्स 95% पोर्शन है अपनी बैलेंस शीट का, तो अब क्या लिखेंगे कि मैं, अब इस पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि मैं स्टॉक चेक नहीं कर सकता, विच कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट। तो अगर स्टॉक चेक नहीं किया गया तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? ये एक पैराग्राफ काफी है आपकी रिपोर्ट को डिस्क्लेम करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस रिपोर्ट में डेटर्स इशू आ रहा है, डेटर्स प्रीवियस स्टैंडिंग की। अच्छा, इस रिपोर्ट में ग्रेजुएटी नहीं डाली या कोई और इशू है जो स्टैंडर्ड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप इस एक की वजह से डिस्क्लेमर दे रहे हैं। अगर ये डिस्क्लेमर ना होता तो अदर मैटर्स वुड हैव कॉज यू टू क्वालिफाई योर रिपोर्ट, तो वो आपने डिस्पाइट द फैक्ट लिखने हैं। याद रहेगा, ये आपके लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, एंड एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये 2 बातें मैं लिखी आपकी बोर्ड में, एडवर्स और डिस्क्लेमर रिलेटेड टू स्पेसिफिक मैटर। जैसे अब मैटर ए है, इसमें ए मैटर कह रहा हूँ, ठीक है। इन द बेसिस ऑफ ओपिनियन डज नॉट justify the omission of description of B and C or D, E, F, G, H, I, J, जो भी जितने मेटल है उसकी कि इसका होना, सुने इसका होना इनकी ओमिशन को जस्टिफाई आपने फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिखना है, लिखेंगे आप,
ठीक है, कैसे मैटर है, मैं इस पैराग्राफ पूरा पढ़ता हूँ। An adverse or disclaimer of opinion written in specific matter described in basis of opinion section does not justify the omission of description of other identified matters that would have otherwise required the author to modify the opinion. ठीक है, A ना होता तो B और C की वजह से मॉडिफिकेशन हो जानी चाहिए। बेशक A पे जो आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, B और C उसको चेंज नहीं कर रहे, उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो खाली ए लिखना काफी नहीं है, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई, ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी आपकी उसी बात की। ठीक हो गया, अगला पैराग्राफ से रिलेटेड है, इवन इफ ऑडिटर एक्सप्रेसली एंड एडवर्स और डिसक्लेमर ओपिनियन द ऑडिटर शैल डिस्क्राइब इन द बेसिक ओपिनियन सेक्शन द रीजन ऑफ एनी अदर मैटर व्हिच द ऑडिटर इज अवेयर दैट वुड हैव रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। वो अभी वही बात करता हूं, रिपीट करता हूं। ठीक है, 7.7 से ऊपर लास्ट पैराग्राफ क्या होगा ना कि अनलेस अबाइड बाय लॉ, कि व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेमर, जब ऑडिटर डिस्क्लेमर देगा तो 701 नहीं आएगा। 701 कौन सा है, की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, ये इससे ऊपर वाला पैराग्राफ है, इससे ऊपर वाला पैराग्राफ ये मैंने को पढ़ा दिया, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है। आपने इसको ये पढ़ना है कि जब ऑडिटर डिस्क्लेमर देगा ना, जब ऑडिटर क्या करेगा तो वो अपना ओपिनियन जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पैराग्राफ है उसको थोड़ा चेंज कर देगा। ठीक है, समझ गए? इट वॉज योर 705 स्टैंडर्ड। एक जो आखिरी चीज रह गई है वो है कम्युनिकेशन विद दोस्त चार गवर्नेंस। हम साथ साथ पढ़ते हैं कम्युनिकेशन विद दोस्त चार गवर्नेंस। ठीक है, सुना स्टैंडर्ड मैंने वो क्या पढ़ाया था कि जब भी आपको लगा आपकी रिपोर्ट जा रही है, रिपोर्ट मॉडिफिकेशन, तो सीधा आपने रिपोर्ट नहीं करवा देते। पहले अगर है डिस्कस मैटर मसला हल होना, दैट डिस्कस विद दोस्त चार गवर्नेंस। फायदा क्या होगा इसका? इट विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक द करेक्टिव मीनिंग्स। इससे पहले कि आप क्वालिफाई कर बैठे, आप दोस्त कहते हैं हमें तो कहते हैं हम ठीक है वाले जाए, ये आपको बाद में सुनने का ना लम्बा ना मिले। पहले क्या करें, रिपोर्ट देने से पहले तक और उनको ड्राफ्ट रिपोर्ट दिखा दें कि अगर आपने ठीक ना किया मैं ये रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। समझ ये बात करते हैं यहाँ पे 7.7 में जो 3 बुलेट्स क्या है ना, इसमें सेकंड पैराग्राफ पढ़ा ISA 705 फर्दर एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, क्या कहता है, डेट नीड टू फायदा क्या होगा, फर्स्ट बुलेट में आ रहा है, इट विल गिव नोटिस टू दोस्त चार्ज गवर्नेंस। एक तो नोटिस हो जाएगा, ठीक है, और रीजंस और सर्कमस्टेंसेस को उनको पता लग जाएगा क्या क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में वो आपके साथ कन्फ्रेंस, वो आपके साथ एक पेज पे आएगा कि हाँ यार ठीक है हम एडमिटेड कन्फ्रेंस का वर्ड का ना डॉटर टू सी कन्फ्रेंस विद दोस्त। कन्फ्रेंस तो नहीं है कि एक पेज पे आ जाना। और तीसरा क्या है, दोस्त चार गवर्नेंस हैव एन अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी दी ठीक करवा दें। वो बाद में यार टाइम दिया हमें बताते ही करते वो करते। ठीक है, अच्छा पेपर में सबसे बच्चे मार खाते हैं ना, वो मार खाते हैं इन पैराग्राफ्स की ड्राफ्टिंग में। ड्राफ्टिंग में बेसिक रूल क्या है, दो चीज़ आएंगी, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिफिकेशन। और क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका फैक्ट। ठीक है, अगर मिसस्टेटमेंट है वो है ओमिटेड डिस्क्लोजर की वजह से, तो आप फैक्ट डिस्क्राइब करेंगे कौन सा डिस्क्लोजर ओमिट किया। अगला काम क्या करना है, उस डिस्क्लोजर को इस अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं, प्रोवाइडेड लॉ प्रोहिबिट ना करता हो और दूसरा प्रैक्टिकल हो। अभी बताइए प्रैक्टिकेबिलिटी कैसे होती है, तो दो रीजन देखेंगे आप कि उसका वॉल्यूम कितना है और क्या आपका इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, हमने पेज 243 पे एग्जांपल थी, डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रैक्टिस भी करना है ना कि ये बातें पढ़ के साइड ठीक नहीं है, तो हम इसकी
प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पेज में 244 की एडवर्स मीनिंग है। एडवर्स मीनिंग का होता है जब एक्सटर्नल या उसका परिवेश इफेक्ट। मैं बाकी रिपोर्ट नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ मैं आपको मसला तो किस क्या मसला था ऑर्डर बेचारे के साथ, वो किस तकलीफ से गुजरा था कि उसको ये एडवर्स मीनिंग देना पड़ा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। अब बेसिस और एडवर्स हेडिंग चेंज होगी और ओरिजिनल पैराग्राफ आगे चला गया, शिफ्ट कर गया। ऐसे ही है, यहाँ पे वो पैराग्राफ ऐड हो रहा है एज एक्सप्लेन्ड इन नोट नंबर दिस ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका नोट नंबर दिस। ठीक है, क्या कहता है? द ग्रुप हैज नॉट कंसोलिडेटेड सब्सिडी। कंसोलिडेशन पढ़ी ना आपने? स्टैंड कहते हैं अगर आपका किसी पे कंट्रोल आ गया तो आपकी सब्सिडी है उसको कंसोलिडेट करें। तो आपने क्या किया जी, एक सब्सिडी XYZ को कंसोलिडेट नहीं किया। अच्छा, अगर यहाँ मैं सोचता हूँ मसला समझ आ गया, वो आपकी कंसोलिडेशन स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस कैटेगोरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। ठीक है, तो आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ग्रुप था ना वो एक्वायर किया था हमने ड्यूरिंग 2001। ठीक है, वो कहता है बिकॉज कि ग्रुप ने अपनी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं की, इसलिए उस सब्सिडी की आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज जो है ना एक्विजिशन डेट पे वो क्या थी हमें नहीं पता, हमें उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता। हाँ, हमने क्या किया है, उस इन्वेस्टमेंट को सिंपली कॉस्ट पे रख दिया। यही कह रहा है द इन्वेस्टमेंट देयरफॉर काउंटेड फॉर मेयरली ऑन कॉस्ट। जबकि स्टैंडर्ड कहता है अंडर IFRS कंपनी शुड हैव कंसोलिडेटेड दिस सब्सिडी ऑन जो एक्विजिशन डेट पे जो फेयर वैल्यू आती है उसको आपने उसको करना था। अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है अगर फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते तो एस्टिमेटेड बेस पे करें। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये तो डिस्क्रिप्शन होगी, आपको मसला समझ आ गया ना? अगला काम क्या था? क्वांटिफिकेशन। अब अगर उसने डिवेल्यूशन नहीं की, क्वांटिफिकेशन डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, तो क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे पिछले स्टॉक में करके आए थे पॉइंट में, उसने लिखा हर जगह अमाउंट का इतनी और इतनी अमाउंट से फर्क पड़ना था। यहाँ पे आपका क्वांटिफिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप क्या बताएंगे? फैक्ट कि मैं क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकता। पढ़ लेते क्या कहता है, हैड XYZ कंपनी बीन कंसोलिडेटेड मैनी एलिमेंट्स इन द, जब कंसोलिडेशन होती है पूरी बैलेंस शीट मर्ज होती है, तो कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक तो नहीं, सारे के सारे होते हैं। मैनी एलिमेंट्स इन द कंपनीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल वुड हैव बीन मटेरियली इफेक्टेड। द इफेक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस फेलियर टू कंसोलिडेट हैव नॉट बीन डिटरमाइंड। क्यों? इन द एब्सेंस ऑफ रेलेवेंट। मैं इंफॉर्मेशन निकाल दूंगा आपको उसके इफेक्ट बता दूंगा। समझ गए? देखिए, बेसिक हमारे प्रिंसिपल था डिस्क्रिप्शन और क्वांटिफिकेशन, उससे नहीं मिला पूरी बात की मुद्दा समझ आ गया आपको? नेक्स्ट में पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं? क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन भी है स्कोप लिमिटेशन की वजह से। किस वजह से है? स्कोप लिमिटेशन की वजह से। आज मैं रेलेवेंट पैराग्राफ पढ़ा, द ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट इन XYZ। ग्रुप ने क्या किया है? XYZ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। क्या किया जी? आप एक ग्रुप को ऑडिट करें, ग्रुप GC लिमिटेड को ऑडिट करें। इसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट इन किसमें? XYZ में इन्वेस्टमेंट की है। ये फिगर इन्वेस्टमेंट की आ रही है। ठीक है, ठीक है जी। आगे और उसको किस पे रख दिया? इक्विटी मेथड। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट रखते हैं इक्विटी मेथड में, ऐसी है ना? इन्वेस्टमेंट एसोसिएट किस पे रखते हैं? इक्विटी मेथड। चले आगे। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ है कि दिसंबर फाइनेंशियल पोजीशन है एंड दिसंबर 31 ABC शेयर है पेज 246 में मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम बचाना चाहता हूँ, टाइम ज़्यादा। अच्छा, अब कहता है उसने क्या किया? इक्विटी मेथड क्या होता है कि कितने पे खरीदा, कॉस्ट क्या थी? ये कॉस्ट थी,
उसमें शेयर इन प्रॉफिट कितना है आपका, और अगर डिविडेंड मिल गया तो माइनस कर देते हैं। ये होता है ना इक्विटी मेथड। तो कहते हैं इतने में खरीदा था, ये कुछ शेयर से प्रॉफिट के, ये कुछ डिविडेंड भी आया हुआ, तो इक्विटी मेथड सबने पढ़ा हुआ, यही होता है। बोले यार नहीं मतलब मैं बता देता हूँ, ऐसे ही होता है ना। तो उसने इक्विटी मेथड रखा हुआ, इक्विटी में कॉस्ट इस पे लिया था प्लस प्रॉफिट, उस एक्सवाइजी में प्रॉफिट माइनस में डिविडेंड उसने दिए तो माइनस हो जाएगा, उस पर आपने करना है, ये आपको होता है इक्विटी मेथड। ठीक है, तो ये मेथड हमने किया हुआ है। अच्छा आगे मसला क्या है, सबसे पहले बताया अभी तक उसने क्या बताया, कहते हैं भाईजान कंपनी ने जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ एक्सवाइजी में इन्वेस्टमेंट की, वो एक फॉरेन कंपनी है, उसको रखा इक्विटी मेथड में, ये कॉस्ट थी, ये उसका प्रॉफिट का शेयर था, इतने में इक्विटी में आ रहा है कौन। ठीक है, अगली बात तक वी वर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड प्रॉफिट ऑडिट एविडेंस अबाउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ एबीसी's इन्वेस्टमेंट इन एक्सवाइजी। जो हमारे एबीसी ग्रुप ने एक्सवाइजी में इन्वेस्टमेंट किया है, हमें इसकी कोई एविडेंस नहीं मिली, हमें नहीं पता प्रॉफिट कितना है, हमें नहीं पता डिविडेंड कितना है, हमें नहीं पता इक्विटी मेथड ठीक है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन होगी आगे चलेंगे। हमें इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, कहता है एंड एबीसी शेयर इन एक्सवाइजेड इनकम का नहीं पता, क्यों? बिकॉज वी वर डिनाइड एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स ऑफ एक्सवाइजेड। हमें ना एक्सवाइजेड की मैनेजमेंट से मिलने दिया गया, ना एक्सवाइजेड के अकाउंट्स मिले, ना एक्सवाइजेड के ऑडिटर से मिलने दिया गया। इट वाज डिनाइड एक्सेस। डिनाइड एक्सेस का मतलब है इम्पोज्ड बाय, समझ गए? अच्छा अब आगे क्वांटिफिकेशन कर दीजिए आपने, अगर इन्फॉर्मेशन की क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो डिस्क्रिप्शन डाल देंगे वी वर अनएबल टू डिटरमिन वेदर एनी एडजस्टमेंट टू दीज अमाउंट इन नेसेसरी। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि एडजस्टमेंट होनी चाहिए नहीं। समझ गए? मैं प्रैक्टिस करवा दूँ उसकी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 246 पेज। नेक्स्ट इसको खुद पढ़ लिएगा, ये जॉइंट वेंचर वाला बिल्कुल की बात है, मैं उसको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज है 249 पेज। अब आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्लेमर में ओपिनियन दे रहे हैं। मैं मसला पढ़ूँ, मसला क्या है। अच्छा डिस्क्लेमर ओपिनियन में एक हमने नई चीज लर्न क्या की थी, ओरिजिनल का पैराग्राफ है वो ओमिट नजर नहीं आ रहा, जो मुद्दा जो मसला वो लिखा हुआ क्या कहता है, वी वर नॉट अपॉइंटेड एज ऑडिटर्स एंड एज ऑन 31 दिसंबर 2021। हम और हमारी अपॉइंटमेंट ही हमने पढ़ा था स्कोप लिमिट 3 तरह से आती है, इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट, इम्पोज्ड बाय सर्कमस्टेंस, तीसरी कौन सी थी, नेचर एंड टाइमिंग। ठीक है, ये वो मसला है कि जिस 31 दिसंबर को मैं एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड नहीं, मैं एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड ही नहीं सर। ठीक है, तो ये कौन सा इशू होगा, ठीक हो गया, स्कोप लिमिट से बिकॉज ऑफ नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स वर्किंग एंड दस डिड नॉट ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरीज एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ना मैंने 31 दिसंबर को की स्टॉक काउंट इस साल का पिछले साल, ना इस साल का एविडेंस है ना, क्यों? क्योंकि मैं 31 दिसंबर को एज एस ऑडिटर अपॉइंटेड ही वही। अच्छा अगर आप स्टॉक काउंट नहीं कर सके तो आपने पढ़ा, हमने पढ़ा था स्टॉक काउंट कि फिजिकल स्टॉक काउंट नाउ 501, तो आप क्या करें, आल्टरनेट से परफॉर्म करें, आल्टरनेट डेट पे करें, कहता ना आल्टरनेट डेट भी कर सकते। फिर कहता चले अगर स्टॉक काउंट नहीं कर सकते और तरीके से एविडेंस दे सकते हैं, वो भी लिस्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है वी वर अनएबल टू सर्टिफाई आवरसेल्फ बाय द अल्टरनेट मींस। हम कुछ और कोशिश भी की, फिजिकल स्टॉक काउंट नहीं कर सके, किसी और तरीके से एविडेंस चले, हमें वैसे भी नहीं मिला। ठीक है, बाय द अल्टरनेट मींस कंसर्निंग द इन्वेंटरीज हेल्ड एट द ओपनिंग एंड एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर। समझ गए, मसला हल हो गया। क्या मसला, क्या डिस्कस किया उसने कि मेरी अपॉइंटमेंट बाद में हुई है, साल पहले खत्म हो गए, जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी का मैं स्टॉक आउट नहीं कर सका और ओपनिंग का भी नहीं कर सका। फिर
मैंने कोचिंग में अल्टरनेट से परफॉर्म करना, हमने पढ़ा होना कि अल्टरनेट पे कर रहे हैं और वर्क बैक कर रहे हैं। वर्क बैक याद है, अगर आप 31 दिसंबर को नहीं कर सके आप 15 जनवरी कर लें और 15 जनवरी को वर्क बैक कर लें, हमने पढ़ा था ना, वो भी नहीं कर सका। अल्टरनेट पर से भी परफॉर्म कर, उसमें कोई एवरेज नहीं मिला। इसका इफेक्ट क्या है ऑर्डर नजर में, पर वैसे उसने अपने डिस्क्लेमर दे दी, ठीक है। खाली ये मसला नहीं, आगे वो मसला भी आ रहा है। इन एडिशन अब असल में इसको पॉइंट ए और बी लिखना चाहिए। ये पॉइंट ए है, इसे गलत किए इकट्ठा करके एक पैराग्राफ रिपोर्ट कर देंगे, उसको पॉइंट बी ऐड करना लिखे आप। अगर आप स्कूल की रिपोर्ट देखेंगे और पॉइंट बी सी डी मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए अच्छा, इन एडिशन क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटराइज्ड अकाउंट रिसीवेबल। नया आपने एक सिस्टम बनाया रिसीवेबल्स का, रिजल्टेड इन एरर्स इन अकाउंट रिसीवेबल। जो नया सिस्टम आया उसमें अकाउंट रिसीवेबल में भी एरर्स आ रहे हैं और डेफिशिएंसीज आ रही हैं। फिर क्या कहता है, वी वर अनएबल टू कंफर्म और वेरीफाई द अल्टरनेटिव मीडिया में जो सिस्टम था वो खराब था आपका, हमने अल्टरनेट में ये दिए, हम टेटर को उसमें टेटर का एविडेंस दे सकें, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मैटर्स वी वर अनएबल टू डिटरमिन वेदर एन एडजस्टमेंट माइट हैव बीन नीडेड इन डेटा। तो उसमें उसकी रिकवरेबिलिटी कोई इशू था या नहीं हमें, और उसका प्रॉफिट लॉस वगैरह पे इक्विटी में कितना फर्क पड़ता था हमें नहीं पता। इन द एब्सेंस ऑफ रेलेवेंट बेसिकली दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, बुक्स बंद करता हूँ। यहाँ पर 705 खत्म हो गया, मैंने को प्रैक्टिस करवा दी, एक बहुत टाइम लगा इसमें, रिपीट कर करके पढ़ा है इसको, ठीक है। आपके पास 8-9 रिपोर्ट्स हैं, अगर इससे भी तसल्ली ना हो मैं इतनी और थ्रो कर दूँगा, मेरी का मसला नहीं है। मैंने एक रीजनेबल अमाउंट दी, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए, इसमें एम्फेसिस है, उसमें क्वालिफिकेशन है, कुछ में दोनों इकट्ठे हैं, एडवर्स है उसमें एम्फेसिस है, उसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन है, कुछ में डिस्क्लेमर है, ठीक है। अपनी भी शेयर की है और एक आदमी मैंने स्कूल की भी शेयर की आपके साथ, ठीक है। आप वो पढ़ें, जितना आप पढ़ेंगे ना आपको फ़ायदा क्या हो, हर रिपोर्ट में नया मैटर, हर रिपोर्ट में नया मैटर, ठीक है। एक कंपनी है, गोइंग कंसर्न का इशू है, उसने गोइंग कंसर्न इन प्रॉपर्टी यूज़ की है, मैंने एडवर्स की नहीं दी। अगली कंपनी है, अभी ठीक है गोइंग कंसर्न, लेकिन एक गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैंने वहाँ पे क्या किया है, एम्फेसिस मैटर प्राइड रख दिया, मसला वही गोइंग कंसर्न। तो मैंने भी एक एग्जांपल दी, वही ग्रेजुएटी का इशू है, एक में क्वांटिफिकेशन दी है, एक में नहीं, तो सर्कमस्टेंस बताएगा, सिनेरियो बताएगा वो क्या करना है आपने, ठीक है। तो अब ये रीजनेबल प्रैक्टिस आपके पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, उसको पढ़ लें, उसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। जब उसमें से गुजरेंगे ना आप, तो आपको अगर आप ताज टेक्स की रिपोर्ट देखें 20 पॉइंट उसमें, स्कूल की रिपोर्ट पढ़ने लगा, ये पॉइंट पेपर में आने कौन से आएगा, एग्जाम में क्या टीम वाला काम कर रहे हैं, पूछना आपसे, यही पूछेगा आपसे, यही मैटर होंगे, स्टॉक का होगा, ग्रेजुएटी होगा, इन्वेंट्री होगा, डेटर का होगा, कंसोलिडेशन का होगा, फाइल लगी होगी, कोई नॉन डिस्प्ले हो, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा देख कर, ठीक है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेरी नेक्स्ट डे मंडे को मिलेंगे, तो आप मेरे पास व्यूज लेके आएंगे, फिर हम पहले 20-25 में आधा घंटा रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे और फिर आप 706 पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 706 की मैं ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इंशाल्लाह, और फिर आप ऑलरेडी खत्म करेंगे, हम कोशिश करेंगे लास्ट तीन दिन रहेंगे, 1.5 दिन हम पढ़ लेंगे आपकी जो 706 और जो 705 की प्रैक्टिस, और आखिरी 1.5 दिन जो उसमें वो पढ़ लेंगे IAS जो है स्टैंडर्ड रिव्यू इंगेजमेंट, ठीक है जी। दैट्स ऑल, माइक की आदत पड़ रही है प्लीज़ सर।